हेलो फ्रेंड्स, तो आप लोग कैसे हैं। तो आज हम एक ऐसा टॉपिक कवर करने चल रहे हैं जो कि एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और इम्पॉर्टेंट कहिए तो इतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि हर एग्ज़ाम में एक दो क्वेश्चन यहाँ से देखने को मिलता है। जो जलवायु परिवर्तन के लिए सम्मेलन हुए हैं, पर्यावरण के लिए सम्मेलन हुए हैं, उसको आज हम देखेंगे कि उसकी जर्नी कैसे रही है, जो 1972 से स्टार्ट हुआ और 2026 तक पहुंचा है ये जर्नी। तो आज हम देखेंगे एकदम कहानी के रूप में, एकदम एक एक चैन को जोड़ते हुए 1972 से स्टार्ट करेंगे, कैसे कैसे स्टार्ट हुई जर्नी, कैसे कैसे आगे बढ़ी। तो ये जर्नी कैसे स्टार्ट हुई, ये बात है 1970 और 80s की लगभग, जब सारे देश, सारे औद्योगिक देश सिर्फ संसाधन का, पर्यावरणीय संसाधन का बस दोहन किए जा रहे थे। उसके जल, जंगल, ज़मीन, खनिज संसाधनों का बस दोहन हुआ करता था। उसके संरक्षण की कोई बात नहीं होती थी कि हाँ इसको संरक्षण भी करना है फ्यूचर की जनरेशन के लिए। सस्टेनेबल डेवलपमेंट ऐसी कोई अवधारणा थी ही नहीं, बस उसको दोहन करना है, बस यही था। लेकिन जब वो कहना नहीं है कि प्रकृति जब अपना रौद्र रूप दिखाती है तो सब ठिकाने पे आ जाते हैं, तो वही हुआ सेम। प्रकृति अपना रौद्र रूप दिखाने लगी, जगह जगह पे सुनामीस, भूकंप, बाढ़ और ग्लेशियर्स पिघलना और लैंडस्लाइड्स, ये सब मात्रा बहुत बढ़ने लगे। तो विश्व के नेताओं को लगा कि नहीं, इस तरह से काम नहीं चलेगा, हमको इस क्षेत्र में सोचना होगा, हमको एक साथ बैठ के काम करना होगा, हमको इस तरह से सोचना होगा कि हम फ्यूचर जनरेशन के लिए संसाधन बचा के भी रखें, खुद के लिए यूज भी कर लें और पर्यावरण को कम से कम क्षति भी पहुंचाएं। तो ये सब जब अवधारणाएँ चलने लगी ना, तब सब लोग मिल के स्टॉकहोम में एक कॉन्फ्रेंस करते हैं। कॉन्फ्रेंस में से एक मीटिंग होती है पर्यावरण को संरक्षण के लेके। वहीं से स्टार्ट हो जाता है पर्यावरण के प्रति संरक्षण का ये सिलसिला। अब ये जलवायु परिवर्तन, अब ये क्लाइमेट चेंज, ये सब डिबेट स्टार्ट हो जाती है। तो उसी को आज हम एकदम डिटेल से शुरू से लेकर अंत तक देखेंगे। तो ठीक है, बने रहिएगा। 1972 में स्टॉकहोम में सब लोग इकट्ठा हुए कि चलिए देखते हैं भैया, थोड़ा पर्यावरण के बारे में भी देख लिया जाए, ह्यूमन के लिए इन्वायरमेंट को किस तरह से अनुकूल किया जाए, उसका दोहन भी किया जाए। इसी के एजेंडे को लेके वो लोग 1972 स्टॉकहोम में मिले। ठीक है, स्टॉकहोम में मिले, उसके बाद वार्ता हुई, उसके बाद फिर सब घर चले गए, खाना खाए, सो गए। फिर प्रॉब्लम्स जब क्रिएट हुई, फिर ऐसे ऐसे प्रकृति अपना रूप दिखाने लगी, तो लोग 1992 में एक बार फिर से इकट्ठा हुए रियो में। रियो जो कि शहर है, रियो डे जेनेरियो। तो 1992 में 20 साल बाद होश आया तो लोग फिर इकट्ठा हुए। यूनप उसकी अध्यक्षता किया 1992 में, और इसको हम अर्थ समिट के रूप में भी जानते हैं, अर्थ समिट। इसमें क्या हुआ, इसमें क्या डिसीजंस लिए गए, इसमें तो मुख्यतः 5 डॉक्यूमेंट्स जारी किए, 5 घोषणा कह सकते हैं या डॉक्यूमेंट्स कह सकते हैं। इसमें पहला डॉक्यूमेंट्स है रियो घोषणा पत्र। इसमें पहला घोषणा पत्र है रियो घोषणा पत्र। रियो घोषणा पत्र में क्या था, रियो घोषणा पत्र में बेसिकली ये था कि रियो में क्या क्या डिसीजंस लिए गए हैं इन्वायरमेंट के लिए, क्लाइमेट चेंज के लिए, क्लाइमेट के लिए जो जो डिसीजंस लिए गए हैं उसको रियो घोषणा पत्र के अंतर्गत रखा गया। और इसका दूसरा जो घोषणा पत्र है वो है एजेंडा 21। काफ़ी फेमस है, काफ़ी एग्जाम्स में पूछा गया है। तो एजेंडा 21 कहाँ से संबंधित है, एजेंडा 21 संबंधित है रियो सम्मेलन, पृथ्वी सम्मेलन, अर्थ समिट से 1992 से। ठीक है, इसका तीसरा जो कन्वेंशन है वो है UNFCCC, जो कि मानव जनित जलवायु परिवर्तन को रोकने के लिए, जो कि मानव के हस्तक्षेप है उसको रोकने के लिए यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज नाम की, UNFCCC नाम की एक कन्वेंशन बनाया गया, जिसमें मानव का जो हस्तक्षेप है पर्यावरण पे उसको कम से कम करने का प्रयास किया जाए। इसी को हम आगे चल के COP यानी कि कॉप सम्मेलन के नाम से जानेंगे। ठीक है, और इसमें चौथा जो है महत्वपूर्ण निर्णय CBD, कन्वेंशन ऑन बायोडाइवर्सिटी। तो जैव विविधता को संरक्षित रखने के लिए एक सम्मेलन बनाया CBD। ठीक है, और पांचवा जो है UNCCD, अर्थात कि यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन कॉम्बैक्ट ऑफ डिजर्टिफिकेशन। ठीक है, तो जो मरुस्थलीकरण बढ़ रहा है पूरे विश्व में, अफ्रीका में, यूरेशिया में, मध्य एशिया में, तो उसको कम करने के लिए UNCCD नाम का एक संगठन बनाया गया, जिसके तहत प्लान ऑफ एक्शन टू कॉम्बैट डिजर्टिफिकेशन PADC
को बनाया गया ताकि डेजर्टिफिकेशन जो कि मरुस्थलीकरण पूरे विश्व में बढ़ रहा है उसको कम से कम यानी कि मिटिगेट किया जा सके, न्यूनीकरण किए जा सके, उसके लिए यूएनसीसीडी बनाया गया। ठीक है, और इन सारे डॉक्यूमेंट्स को 1992 में ही नहीं अपनाया गया, इनको 1994 पेरिस सम्मेलन में अपनाया गया। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं, ये सारा क्रम देखते हैं कि कैसे कैसे आगे बढ़ा है। आप ये जो देखे UNEFCCC कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, इसी के माध्यम से, क्योंकि मानव जनित जो हस्तक्षेप उसी को रोकना ही पर्यावरण की सबसे बड़ी विजय होगी, तो उसी के माध्यम से कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज होने लगी, जिसमें कि देश के जो प्रमुख हैं वो लोग मिलने लगे, आपस में डिस्कस करने लगे किस तरह से कम किया जाए इसको। तो पहली कॉप जो कि कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज हुई वो बर्लिन में हुई 1995 में। इसमें बहुत ज़्यादा कोई बड़ा डिसीजन नहीं लिया गया, मिले, थोड़ा सा डिस्कस हुआ तो लोग अपने घर चले गए। उसके बाद 3 साल बाद 1997 में एक सम्मेलन हुआ क्योटो, जो कि जापान में एक देश है, जापान में एक शहर है क्योटो, वहाँ पे सम्मेलन हुआ, उसी को क्योटो प्रोटोकॉल के नाम से जाना जाता है, जो कि COP3 के नाम से भी जाना जाता है। और अब यहाँ देख रहे हैं कि प्रोटोकॉल एक जगह यूज कर रहा हूँ मैं, एक जगह कन्वेंशन यूज कर रहा हूँ। तो प्रोटोकॉल और कन्वेंशन में बेसिकली क्या डिफरेंस है? कन्वेंशन जो होता है वो कि ग्रीन हाउस गैस को कम करने के लिए प्रोत्साहन देने के लिए किया जाता है। जो कन्वेंशन होता है इसमें ग्रीन हाउस गैस को कम करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है देशों को, हाँ भैया तुम ये जो है ग्रीन हाउस गैस है उसको कम करो। लेकिन जो प्रोटोकॉल होता है वो बाध्यकारी होता है देशों पे कि नहीं, तुमको इतना कम करना है, तुमको कम करना ही पड़ेगा, बाध्य है तुम्हारे ऊपर। तो प्रोटोकॉल और कन्वेंशन में सिर्फ इतना बेसिक अंतर है कि प्रोटोकॉल बाध्यकारी है, कन्वेंशन बाध्यकारी नहीं है और प्रोत्साहन के रूप में है। ठीक है, और क्योटो प्रोटोकॉल में एक बड़ी अच्छी चीज उभर के आई, CBDR, कॉमन बट डिफरेंशिएट रिस्पॉन्सिबिलिटी। CBDR क्या होता है? CBDR एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें कॉमन बट डिफरेंशिएट रिस्पॉन्सिबिलिटी सबकी होगी कार्बन के एमिशन को कम करने में, कॉमन रूप से रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, लेकिन ये डिफरेंशिएट भी होगी। डिफरेंशिएट मीन्स जो जितना ज़्यादा उत्पन्न करेगा कार्बन एमिशन वो उतना ही ज़्यादा उसको कम करेगा, मतलब जो जितना ज़्यादा कार्बन का उत्सर्जन करेगा उसको उतना ही ज़्यादा कंट्रीब्यूशन भी करना पड़ेगा। ये है CBDR, कॉमन बट डिफरेंशिएट रिस्पॉन्सिबिलिटी। और क्योटो प्रोटोकॉल में दूसरा क्या आया? दूसरा आया कि लचीला बाजार तंत्र। लचीला बाजार तंत्र मीन्स क्या है? लचीला बाजार तंत्र की मीन्स ये है कि जो कार्बन का इमिशन हो रहा है उसको हम खरीद फरोख्त के माध्यम से भी कम करें। जैसे कि जिसके पास कार्बन इमिशन क्रेडिट ज़्यादा है वो दूसरे देश को दे सके, जिसके पास कम है वो खरीद सके। मतलब इसको, इस पूरे प्रोसेस को एक फ्लेक्सिबिलिटी देने के लिए लचीला बाजार तंत्र लाया गया। उसके माध्यम से 3 मैकेनिज्म निकाले गए। पहला है इंटरनेशनल इमिशनल ट्रेडिंग। इंटरनेशनल इमिशन ट्रेडिंग क्या होता है? जिसे मान लीजिए, जो कि लचीले बाजार तंत्र का ही एक अंग है। ठीक है, लचीले बाजार तंत्र में 3 अंग हैं, इंटरनेशनल इमिशन ट्रेडिंग और क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म, जॉइंट इम्प्लीमेंटेशन। तो पहला क्या है? पहला इंटरनेशनल इमिशन ट्रेडिंग क्या है? इंटरनेशनल इमिशन ट्रेडिंग जो है, जैसे कि मान लीजिए 2 कंट्री हैं, पहला है US, दूसरा है कोई अफ्रीकन कंट्री है। ठीक है, और दोनों के पास एक लिमिट है कि तुम 10 यूनिट कार्बन का उत्सर्जन कर सकते हो। अब इसके पास एक लिमिट है कि तुम भी 10 यूनिट कार्बन का उत्सर्जन कर सकते हो। लेकिन होता क्या है कि US एक औद्योगिक देश है, तो 10 की जगह 15, 10 की जगह वो 15 यूनिट उत्पन्न कर देता है US। लेकिन जो अफ्रीकन कंट्री है वो 10 की जगह 5 ही यूनिट उत्पन्न कर पाता है, क्योंकि वहाँ पे इमिशन कम होगा। तो जो US है वो अफ्रीकन कंट्री से कहेगा कि तुम्हारे पास 5 तो एक्स्ट्रा बचा है, चूँकि 10 लिमिट है, तो 5 क्रेडिट तुम मुझे दे दो, 5 क्रेडिट तुम मुझे दे दो, तो हमारा तुम्हारा बराबर हो जाएगा। मैं तुम्हारे लिए कुछ ग्रीन प्रोजेक्ट कुछ इस तरह से कर दूंगा, तुम्हारा भी बराबर हो जाएगा, हमारा भी बराबर हो जाएगा। तो यही प्रोसेस कहलाता है इंटरनेशनल इमिशन ट्रेडिंग। ठीक है, जो कि पैसों के माध्यम से या कोई प्रोजेक्ट चला के इस तरह से किया जा सकता है बराबर। तो जो क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म है
वो भी इसी तरह से है, लेकिन उसमें पैसों का लेन देन इस तरह से नहीं होता। उसमें बेसिकली होता है कि अगर इसके यूएस की लिमिट 10 यूनिट है, वो 15 यूनिट कर दे रहा है, और कोई देश है जिसकी लिमिट 10 यूनिट है, वो 5 ही कर रहा है, तो उससे 5 उधार तो ले लेगा, लेकिन उस देश में कोई ग्रीन प्रोजेक्ट जैसे कि सोलर प्रोजेक्ट हो, कोई ऐसा वायु प्रोजेक्ट हो, तो ऐसा मतलब कि कोई भी जो रिन्यूएबल एनर्जी से रिलेटेड प्रोजेक्ट हो, तो उसको चला के उसको बैलेंस कर सकता है। तो यही है क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म। और जॉइंट इम्प्लीमेंटेशन है, तो दोनों का जॉइंट इम्प्लीमेंटेशन है, आधा इससे आधा इससे पूरा कर सकते हैं। ठीक है। और जो कार्बन मार्केट का अवधारणा है, कार्बन मार्केट बेसिकली इंटरनेशनल इमिशन ट्रेडिंग का ही एक रूप है। ठीक है। इसी को बेसिकली कार्बन मार्केट कहते हैं। कार्बन मार्केट इंटरनेशनल इमिशन ट्रेडिंग को ही कार्बन मार्केट कहा जाता है। और जो कार्बन क्रेडिट है, क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म जो है, इसको कार्बन क्रेडिट कहते हैं। कार्बन क्रेडिट और जो इंटरनेशनल इमिशन ट्रेडिंग है, इसको कार्बन मार्केट। ठीक है, यही है दोनों। तो अब आगे बढ़ते हैं। अगला है बाली सम्मेलन 2007। इसमें बाली एक्शन प्लान एक बनाया गया, और इसमें एक मिटिगेशन और एडाप्टेशन बनाया गया। मिटिगेशन एडाप्टेशन क्या होता है? मिटिगेशन में होता है न्यूनीकरण, अर्थात कि जो कार्बन इमिशन है उसको न्यूनीकरण यानी कि समन करना, अर्थात कम करना, किसी भी तरीके से जिस तरह से किया जा सके उसको कम से कम किया जाना, यही है मिटिगेशन। एडाप्टेशन क्या है? एडाप्टेशन ऐसा है कि अडॉप्ट कर लेना, आप इन्वायरमेंट के अनुकूल हो जाना। जैसे कि कोई फसल है, बाढ़ आ रहा है किसी क्षेत्र में, तो एक ऐसी फसल का डेवलपमेंट करना है जो कि उस बाढ़ में भी उग सके, यही है बाढ़ के प्रति एडाप्टेशन। वो फसल बाढ़ के प्रति एडॉप्ट हो गई, एडाप्टेशन ये है, और मिटिगेशन है न्यूनीकरण। ठीक है, इसको बाली सम्मेलन में अपनाया गया। और अगला है कोपेनहेग सम्मेलन 2009 में, जो कि गैर बाध्यकारी नहीं है, जो कि गैर बाध्यकारी है। इसमें क्या अपनाया गया? REDD प्लस, एक होता है REDD, और एक होता है RED प्लस, और एक होता है प्लस प्लस, एक होता है प्लस 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 3 प्लस। तो RED क्या होता है? ये बेसिकली होता है रिड्यूसिंग इमिशन फ्रॉम डिफॉरेस्टेशन इन फॉरेस्ट डिग्रेडेशन, अर्थात कि फॉरेस्ट का जो डिग्रेडेशन हो रहा है और जो डिफॉरेस्टेशन हो रहा है, जो फॉरेस्ट काटा जा रहा है, जो फॉरेस्ट का क्षरण हो रहा है, उसको रोकना ही REDD का काम है। ठीक है। अब REDD प्लस क्या होता है? तो उसी का REDD का एक एक्सटेंशन रूप होता है, जिसमें कि पशुपालन भी शामिल कर लिया जाता है, जिसमें कृषि शामिल कर लिया जाता है, जिसमें संस्थाओं को शामिल कर लिया जाता है, उसको REDD ट्रिपल प्लस कहा जाता है। इसमें लाइवलीहुड, जिसमें कि पशुपालन और संस्थाएं और उस कार्बन को फॉरेस्ट में ही कैप्चर करना, ये सब मिल जाता है जब, तो उसको REDD प्लस प्लस कहते हैं। और कोपेनहेग से ही संबंधित है ग्रीन क्लाइमेट फंड, जो कि कोपेनहेग से संबंधित है। बेसिकली अगर देखा जाए ना, तो जो सारा खेल है ना, सिर्फ इसी के लिए होता है हमारे हिसाब से। तो ये लोग आते हैं, पूरा साल झगड़ा करेंगे, युद्ध करेंगे, उसके बाद बोलेंगे सर हमारे देश में पोल्यूशन हो गया है, हमारे देश की हवा खराब हो गई, हमारे देश में लोगों के लिए पानी नहीं है। अरे भाई, जब युद्ध कर रहे थे तब ये सोचना चाहिए था ना। लेकिन जब युद्ध खत्म होगा, तो आएंगे IMF के पास, वर्ल्ड बैंक के पास, बोलेंगे कि हमारे देश में क्राइसिस आ गया, हमारे देश का इन्वायरमेंट, हमारे देश का क्लाइमेट बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो गया है, हमें थोड़ा ऋण दे दीजिए, फंड दे दीजिए। तो बेसिकली ना, ये लोग बस एक फंड पाने का एक जरिया बना लिए हैं क्लाइमेट को। बस क्लाइमेट चेंज का नाटक, ये सब बैठकें, ये सब ना, ये इनका बस, ये कंट्रियों का, डेवलप्ड कंट्रियों का ना, ये बस एक फंड प्राप्त करने का एक जरिया हो गया है। उसको फंड को अपने देश में यूज करेंगे, बस यही हो गया है इनका। और कोई ऐसा एक्शन हो नहीं रहा कि इन्वायरमेंट के या क्लाइमेट के खिलाफ, क्लाइमेट चेंज को रोकने के लिए कोई ऐसा एक्शन हो नहीं रहा कि हाँ चलिए कुछ ऐसा कर ले रहे हैं। जब बाध्यकारी बात आएगी तो अमेरिका बोलेगा नहीं, हम सिग्नेचर नहीं करेंगे, लेकिन जब फंड की बात आएगी तो ले लेगा क्लाइमेट के नाम पे। तो यही हो रहा है, चारों तरफ से बस फ्रॉड ही फ्रॉड है। अगला है डरबन, जो कि 2011 में संपन्न हुआ। इसका सबसे बड़ी खास बात क्या है कि जो ये GFC है, ग्रीन क्लाइमेट फंड, वास्तविक रूप से इसी में स्थापना की गई थी इसकी। और कृषि को भी, जो एग्रीकल्चर है, कृषि
कृषि को भी क्लाइमेट चेंज का एक भाग बना दिया गया, इसकी एक विशेषता है। अगला है दोहा वार्ता 2012 में हुआ। क्योटो प्रोटोकॉल जो कि 1997 में था, उसमें संशोधन कर दिया गया और NF3 नाइट्रोजन फ्लोराइड को ग्रीन हाउस गैस में शामिल कर दिया गया। ये दोहा वार्ता की विशेषता है। और अगला है वार्ता 2013 में हुआ। REDD और REDD++ इसके मुख्य विषय हैं। और विकासशील देशों को जंगल संरक्षण हेतु प्रोत्साहन राशि दिया जाएगा, कार्बन भंडारण सुरक्षा प्रदान किया जाएगा और समावेशी दृष्टिकोण इसके लक्ष्य हैं। अगला है पेरिस, जो कि 2015 में संपन्न हुआ है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें बहुत बड़े बड़े वादे किए गए। इसमें पहला वादा है कि 2050 तक हम कार्बन एमिशन को 50% कम कर देंगे और 2100 तक 100% हम कार्बन न्यूट्रल हो जाएंगे, अर्थात कि कार्बन एमिशन को है 100% हम कम कर देंगे, 100%। अब देखिए होता है कि नहीं। और इसकी एक खासियत है कि इसमें NDC को अप्लाई किया गया। NDC मीन्स नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन, जो कि किसी भी देश के लिए स्वेच्छा से अपना कार्बन एमिशन को जो कम करना है उसको स्वेच्छा से आप निर्धारित करिए कि आपको कितना कम करना है इस साल, अगले साल। उस राष्ट्रीय स्तर पर एक स्वैच्छिक रूप से निर्धारित अभीष्ट योगदान अपना है। तो इंडिया ने भी अपना INDC जारी किया, इंटेंडेड नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन, जो कि स्वैच्छिक है। तो यही है। और अगला है बॉन सम्मेलन 2017 में हुआ। 2018 में तानलोआ वार्ता हुई। तो बॉन सम्मेलन क्यों फेमस है? डेजर्टिफिकेशन के लिए फेमस है, क्योंकि इसमें मरुस्थलीकरण को रोकने के लिए कुछ उपाय किए गए। तो बॉन सम्मेलन इसलिए फेमस है। अब 3 टर्मिनोलॉजी आती है कि कार्बन फुटप्रिंट, कार्बन स्टॉक नहीं है, कार्बन स्पेस है और अर्थ आवर क्या होता है। कार्बन फुटप्रिंट क्या होता है कि किसी व्यक्ति या किसी संस्था द्वारा उत्सर्जित CO2, जैसे कि मैं जितना कार्बन उत्सर्जित करता हूँ वो मेरा कार्बन फुटप्रिंट है। ठीक है। और कार्बन स्पेस क्या होता है? स्टॉक नहीं है। तो जैसे देखिए कि पृथ्वी की या इन्वायरमेंट की जितने भी कार्बन अवशोषित करने की क्षमता है, ऑप्टिमम क्षमता, वही कार्बन स्पेस कहलाता है। जैसे कि पृथ्वी की 10 यूनिट कार्बन अवशोषित करने की क्षमता है, तो पृथ्वी की कार्बन स्पेस हो गई 10 यूनिट। उससे ऊपर अगर बढ़ेगा तो टेम्परेचर बढ़ने लगेगा। अर्थात ये है कि पृथ्वी और एनवायरनमेंट की वो कैपेसिटी कार्बन अवशोषित करने की, जब तक कि टेम्परेचर पृथ्वी का न बढ़ने लगे, वो उसकी कार्बन स्पेस क्षमता होती है। ठीक है। और अगला है अर्थ आवर। अर्थ आवर क्या होता है? एक मुहिम है कि 1 घंटे लाइट को एकदम ऑफ किया जाएगा ताकि बिजली बचाया जा सके और कार्बन एमिशन को कम किया जा सके। WWF द्वारा एक संचालित एक अभियान है जो कि सिडनी से स्टार्ट हुआ था ऑस्ट्रेलिया में। 27 मार्च को, हर 27 मार्च को मनाया जाता है। 8:30 से 9:30 तक सारे देश, सारे विश्व की लाइटें बंद रहती हैं 1 घंटे के लिए, ताकि कार्बन एमिशन को कम से कम किया जा सके। ठीक है। चलिए इसको थोड़ा एग्जाम की दृष्टि से देख लेते हैं। तो ये जर्नी कहाँ से स्टार्ट हुई थी? 1972 स्टॉकहोम सम्मेलन से स्टार्ट हुई। उसके बाद 20 साल बाद रियो सम्मेलन में आए। ठीक है। रियो सम्मेलन, जिसको आप अर्थ समिट के नाम से भी जानते हैं, 20 साल बाद आए। ठीक है। उसके बाद रियो सम्मेलन में 5 एजेंडे इन्होंने बनाए। पहला रियो घोषणा पत्र, उसके बाद एजेंडा 21, उसके बाद UNFCCC, फिर CBD, UNCCD, ये सब रियो सम्मेलन में ही बने। ठीक है। उसके बाद COP3 आया 1997 में, क्योटो प्रोटोकॉल, जो कि एक बाध्यकारी प्रोटोकॉल के रूप में है। इसमें CBD आ रहा है, कॉमन बट डिफरेंशिएट रिस्पॉन्सिबिलिटी, अर्थात रिस्पॉन्सिबिलिटी सबकी रहेगी, लेकिन जो जितना ज़्यादा इमिशन करेगा उसकी उतनी ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी। ठीक है। NF3 को ग्रीन हाउस गैस की सूची में कब शामिल किया गया? दोहा सम्मेलन 2012 में। ठीक है। क्योटो प्रोटोकॉल में संशोधन करके। और REDD+ को कब शामिल किया गया, कब लाया गया इस प्रावधान को? वार्सा समिट 2013 में। ठीक है। REDD
एक विकासशील देशों को वन बचाओ प्रबंधन के लिए प्रोत्साहन राशि के रूप में है, मतलब प्रोत्साहन करने के लिए। लेकिन REDD+ जो है वो कार्बन भंडारण, संपोषणी प्रबंधन, उसमें संस्थाओं को इंक्लूड करना, कार्बन इमिशन को सिंक करना, ये सब इस मतलब कि REDD का एक्सटेंशन रूप है, REDD++। ठीक है। और NDC को कब इंट्रोड्यूस किया गया? इसको पेरिस सम्मेलन 2015 में लाया गया। नेशनल डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन, अपन इंडिया ने अपना INDC बनाया, अपना गोल निश्चित किया कि कितना हमको कार्बन एमिशन एक साल में कम करना है। चलिए एक बार क्विक रिवीजन करने के लिए टाइमलाइन देख लेते हैं जितना भी हम लोग पढ़े हैं। तो सबसे पहले 1972 में स्टॉकहोम में सब लोग मिले, डिस्कस किए। उसके बाद 20 साल बाद 1992 में रियो डी जेनेरियो में मिले, वहाँ पे कई चीज़ पारित किए, UNFCCC, CBD, UNCCD, एजेंडा 21, ये सब घोषणा पत्र पारित किए। उसके बाद UNFCCC का कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़ पहली बार बर्लिन में हुआ। ठीक है। उसके बाद 1997 में COP3 हुआ क्योटो में। तो क्योटो में CBDR पारित किए, लचीला बाजार तंत्र पारित किया, कार्बन क्रेडिट, कार्बन मार्केट, ये सब क्योटो में पारित हुए। ठीक है। उसके बाद 2007 में बाली आया, बाली में बाली एक्शन प्लान, मिटिगेशन, एडाप्टेशन। उसके बाद 2009 में कोपेनहेग आया, वहाँ पे REDD+, ग्रीन क्लाइमेट फंड, ये सब हुआ। और 2011 में डरबन, वहाँ पे GFC जो है, GFC उसकी वास्तविक स्थापना हुई और कृषि को भी जलवायु परिवर्तन के अंतर्गत शामिल कर दिया गया। 2012 में दोहा सम्मेलन हुआ, उसमें NF3 को एक GHG के रूप में, ग्रीन हाउस गैस के रूप में शामिल कर लिया गया। 2013 वार्सा सम्मेलन, उसमें REDD++ और REDD को शामिल किया गया। 2015 में पेरिस सम्मेलन हुआ, उसमें NDC का कॉन्सेप्ट आया, भारत ने अपना INDC पारित किया। ओके। और 2017 में बॉन सम्मेलन हुआ। बॉन सम्मेलन मुख्यतः डेजर्टिफिकेशन के लिए फेमस है। ठीक है। और अगला है COP21, जो कि 2015 में संपन्न हुआ पेरिस में, इसलिए इसको पेरिस समझौता के नाम से भी जाना जाता है। और जो आज की मॉडर्न क्लाइमेट पॉलिटिक्स है, कहीं भी अगर क्लाइमेट के चेंज की बात हो रही है तो इसमें पेरिस समझौते की ज़रूर बात होगी। आज की मॉडर्न क्लाइमेट पॉलिटिक्स पेरिस समझौते पे बेस्ड है। तो इसमें क्या क्या हुआ था असल में? तो इसमें हुआ था कि इसमें पहला इम्पोर्टेंट डिसीजन ये हुआ था कि ग्लोबल मीन टेम्परेचर जो है, जो कि बहुत तेज़ी से वो बढ़ रहा है, तो उसको 2 डिग्री से नीचे रखना है कम से कम, और नहीं तो 1.5 डिग्री तो रखना ही है नीचे। और इसमें इसकी सबसे खूबसूरत बातें है कि इसमें बॉटम अप अप्रोच को वरीयता दी गई है, ताकि इसका मतलब ये है कि कोई भी देश जो है वो NDC, नेशनल डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन के माध्यम से अपने लक्ष्य खुद ही निर्धारित करे कि उसको कितना एमिशन को कंट्रोल करना है, कितना रिड्यूस करना है। ये कोई बाध्य नहीं है किसी देश के ऊपर, ये खुद डिसाइड करे देश। तो ये काफ़ी खूबसूरत चीज़ है इस सम्मेलन की। और इसकी इंडिया के पर्सपेक्टिव से इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि इंडिया ने अपना पहला INDC, जो कि वॉलंटरी नहीं है, बाध्यकारी नहीं है, वॉलंटरी है, तो इंडिया ने अपना इंटेंडेड नेशनल डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन डॉक्यूमेंट होता है, उसको सबमिट किया। और अगला काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है एग्ज़ाम की दृष्टि से, वैसे नॉलेज की दृष्टि से भी। 2021 में COP26 जो कि ग्लासगो इंग्लैंड में हुआ, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो इसमें क्या क्या हुआ था असल में? तो इसमें सबसे पहले ग्लासगो क्लाइमेट पैक्ट अपनाया गया था, क्लाइमेट चेंज के लिए ग्लासगो क्लाइमेट पैक्ट एक अपनाया गया। और इसमें पहली बार कोयले को भी क्लाइमेट चेंज का एक हिस्सा माना गया कि कोयले की वजह से भी बहुत ज़्यादा क्लाइमेट चेंज हो रहा है। असल में वो तो एक बहुत बड़ा हिस्सा है ही, लेकिन उसको पहली बार डायरेक्ट मेंशन किया गया ग्लासगो सम्मेलन में ही। और जो पेरिस एग्रीमेंट में टारगेट्स दिए गए थे उसको ज़िंदा रखने की इसमें कोशिश की गई, उसको मतलब कि फिर से मेंशन किया गया, जो कि पेरिस एग्रीमेंट में
दिए गए थे टारगेट्स। और इंडिया के पर्सपेक्टिव से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने उसमें पंचामृत दिया था। एक पंचामृत शपथ के रूप में ली थी कि उसको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है पाँचों अमृत इंडिया के पर्सपेक्टिव से। तो ये पाँचों अमृत क्या क्या थे? पहला था कि 2030 तक 500 गीगावाट नॉन फॉसिल कैपेसिटी को अडॉप्ट हम लोग अचीव करेंगे, जो कि जैव ईंधन के रूप में होगा। मतलब कि 500 गीगावाट जैव ईंधन के माध्यम से अपनी कैपेसिटी को हम बिल्डअप करेंगे 2030 तक। और 2030 तक हमने टारगेट रखा है कि 50% अपनी एनर्जी को हम रिन्यूएबल कर देंगे। हमारी जितनी भी डिमांड है एनर्जी की, उसमें से 50%, 50% लगभग हम रिन्यूएबल की तरफ लेके जाएंगे। आप देख ही रहे हैं, ई रिक्शास, ई बसेस और ऐसे ऐसे बहुत क्षेत्र में सौर ऊर्जा, सोलर पैनल और एयर टरबाइन, ये सब को मिला के काफ़ी पहल चल रही है इंडिया में। तो ये जहाँ तक संभव है कि अचीव हो जाए। और तीसरा है 2030 तक 1 मिलियन टन एमिशन रिडक्शन करना है। 1 बिलियन टन जो कि कार्बन एमिशन है, कार्बन उत्सर्जन है, उसको कम करना है 1 बिलियन टन। और चौथा है अपनी जीडीपी एमिशन इंटेंसिटी को 45% तक कम करना है। पांचवा जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट और मोस्ट डिफिकल्ट है, जो कि है 2070 तक, 2070 तक नेट जीरो टारगेट को अचीव करना, अर्थात कि हम 2070 तक जीरो एमिशन करेंगे। ये हमारा टारगेट है, नरेंद्र मोदी जी ने दिया है। और अगला है COP27 शर्म अल शेख में 2022 में हुआ था। इसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ एक ये हुई थी कि ये जो कि हिस्टोरिक पॉल्यूटेंट में, मतलब कि जो कि इतिहास में पास्ट में बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन उत्पन्न किए हैं, वो अपने जितना पॉल्यूशन किए हैं उसी के हिसाब से लॉस एंड डैमेज फंड एक बनेगा। उस फंड में उनकी उतनी ही कंट्रीब्यूशन होगी, जो जितना ज़्यादा एमिशन किया है उसकी उतनी ही ज़्यादा कंट्रीब्यूशन होगी लॉस डैमेज फंड में। अमेरिका जैसे है बहुत ज़्यादा एमिशन किया है, चाइना बहुत ज़्यादा एमिशन किया है, तो जो लॉस एंड डैमेज फंड बनेगा उसमें उनकी कंट्रीब्यूशन बहुत ज़्यादा होगी, तो उनको ज़्यादा फंड देना पड़ेगा। तो इसका एक स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। और इंडिया ने इसमें कहा कि एडाप्टेशन और डैमेज पर उतना ही फोकस करो जितना कि मिटिगेशन पर, अर्थात कि जितना फोकस आप न्यूनीकरण पे कर रहे हैं, समन पे कर रहे हैं, कार्बन एमिशन को कम करने पे कर रहे हैं, उतना ही फोकस आप अडॉप्ट करने पे, क्लाइमेट के साथ खुद को अडॉप्ट करने पे, और जो क्लाइमेट डैमेज हो रहा है, डिफॉरेस्टेशन और ऐसी बहुत चीज़ें हो रही हैं, तो उसको कम करने पर भी उतना ही ध्यान दो, ठीक है। और अगला हुआ 2023 में COP21 दुबई में। इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है फर्स्ट ग्लोबल स्टॉक टेक, जो कि पेरिस एग्रीमेंट में हुआ था, उसको आगे बढ़ाने का काम किया गया। और इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि ट्रांजिशन वे ऑफ फॉसिल फ्यूल, फर्स्ट टाइम एक स्ट्रॉन्ग लैंग्वेज में यूज किया गया कि फॉसिल फ्यूल को एक ट्रांजिशन के रूप में लेके आइए, मतलब कि एक ट्रांजिशन जोन में लेके आइए। ट्रांजिशन जोन एक ऐसा जोन होता है कि जहाँ पे फॉसिल फ्यूल और रिन्यूएबल एनर्जी 50-50% हो जाए, तो उसको ट्रांजिशन जोन कहते हैं। वहाँ से आप डाइवर्ट होते हैं रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ, वो होता है ट्रांजिशन जोन। तो उसी ट्रांजिशन अवे की तरफ बढ़ने की बात की गई है। अब अगला है COP30 वेलिम ब्राज़ील में हुआ था 2025 में ही, अभी रिसेंटली हुआ है। इसमें क्या क्या लिए गया? इसमें वही पेरिस एग्रीमेंट जो कि हुआ था उसको इम्प्लीमेंटेशन किया जा रहा है, करने का मतलब फेज़ चालू किया गया है कि उसको इम्प्लीमेंट किया जाए। और ग्लोबल स्टॉक टेक आउटकम को एक्शन में बदला जाए। फॉरेस्ट अमेजन कार्बन सिंक फोकस किया जाए, क्योंकि फॉरेस्ट जंगल हैं, जो अमेजन जंगल हैं, वो एक कार्बन सिंक के रूप में काम करते हैं। कार्बन सिंक मीन्स कार्बन को सिंक करने की, मतलब कि उसको इमिशन को कम करने में, जो कार्बन इमिटेड हो चुका है उसको सिंक करने के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये जंगल्स, तो उस पर फोकस किया जाए। तो ये देख लेते हैं कि पेरिस है, पेरिस फ्रेमवर्क के लिए फेमस है। ग्लासगो में इंडियन नेट जीरो और 5 पंचामृत की बात की है। शर्म शेख में लॉस एंड डैमेज, जो जितना ज़्यादा डैमेज किया है फंड में वो उतना ज़्यादा कंट्रीब्यूशन भी करेगा। दुबई में ग्लोबल स्टॉक टेक की बात हो गई है। वेलिम में इम्प्लीमेंटेशन डिकेड के रूप में है, मतलब कि कितने डिसीजन लिए तो जा चुके हैं लेकिन उसको इम्प्लीमेंट अभी तक नहीं किया जाएगा। इम्प्लीमेंटेशन का एक दौर होगा, ये लास्ट वाला वेलम सम्मेलन। तो वही
यही है। बाकी अब देखिए इससे रिलेटेड क्वेश्चंस नेक्स्ट वीडियो में करते हैं। तो चलिए रिवाइज करते रहिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।